Hello guys, once again you are welcome to my YouTube channel Civil Site Execution। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ शटरिंग से रिलेटेड पॉइंट्स की, ठीक है। एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है एज ए इंजीनियर, वो सारे पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा गाइज ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इससे कम से कम आपके लिए 15 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, जो इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी 15 क्वेश्चन बनेंगे वो मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाना है, कुछ भी हो जाए इंटरव्यू में, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। हो सकता है कि क्वेश्चंस में डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप सर्च कर लेना, या फिर मैं जब इंटरव्यू के क्वेश्चंस की वीडियो स्टार्ट करूंगा तब उसमें मैं प्रॉपरली डिस्कस कर लूंगा उसको, ठीक है। तो हम सबसे पहले पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा, शुड बी सफिशिएंटली रिजिड ड्यूरिंग कंक्रीटिंग एंड कॉम्पैक्शन। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा कंक्रीट का पोरिंग हो रहा है, ठीक है, या फिर हमारा वाइब्रेटर चल रहा है कॉम्पैक्शन के लिए, तो जो हमारा शटरिंग मटेरियल है वो प्लाईवुड का हो सकता है, ठीक है, या फिर मेटल का हो सकता है। अभी आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, माइवान शटरिंग चल रही है, ठीक है। तो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन वो इतना सफिशिएंट रिजिड होना चाहिए कि कंक्रीटिंग के टाइम पे या फिर कॉम्पैक्शन के टाइम पे वो ब्लास्ट नहीं करना चाहिए, फटना नहीं चाहिए, ठीक है, फेल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अब देखिए इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। अब यहां से देखिए कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो प्लाई से रिलेटेड, ठीक है, प्लाई का आपको थिकनेस पूछ लेगा, लेंथ विड्थ पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारी प्लाई यूज होती है, ठीक है, या तो 12 mm की आती है, ठीक है, या 24 mm की भी होती है, ठीक है, 18 mm का भी आता है, ठीक है। ये सारे क्या है, थिकनेस है प्लाई के, ठीक। 24 तो वो जनरली नहीं यूज होता, बहुत ही रेयर केस में होगा। 18 और 12 क्या है, हमेशा यूज होते हैं, ठीक है, साइड पे। इसके अलावा इसका साइज पूछ लेगा, तो वो कितना होता है, साइज आपको पता होना चाहिए, 1220 बाई 2440, ठीक है। ये स्टैंडर्ड साइज है किसका, प्लाई का, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जब एमएस की प्लेट यूज करते हैं, ठीक है, एमएस की प्लेट भी यूज करते हैं शटरिंग में, ठीक है, स्लैब शटरिंग में, तो इसका साइज क्या होता है, अलग अलग होता है रिक्वायरमेंट के अनुसार। 200 बाई 300 भी होगा, 200 बाई 400 भी होगा, 200 बाई 600 भी होगा, 300 बाई 600, ठीक है। वो अलग अलग साइज की प्लेटें होती हैं, बहुत सारी साइज की होती है, ठीक है। तो आप उसमें कोई इंटरव्यू में वो चीज नहीं पूछने वाला है, क्योंकि उसमें आप कोई भी साइज बता दोगे वो होता ही होता है, ठीक है। इसके अलावा जो माइवान की शटरिंग होती है वो पूरा फ्रेमवर्क एक फिक्स आता है, ठीक है। उसमें ना तो कॉलम का अलग होता है, ना तो स्लैब का अलग होता है, ना तो छज्जा का अलग होता है, सब कंबाइन होता है, एक साथ बना होता है। उसमें क्या होता है, अलग अलग साइज की प्लेटें होती हैं, ठीक है, जो पिन पत्ती के द्वारा जुड़ती हैं, ठीक है। वो भी मैं डिटेल में आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट साइड में वीडियो, ठीक है। माइवान की शटरिंग कैसे करते हैं जो वो वीडियो में बनाऊंगा तो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, ठीक है, पहले पॉइंट से। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से जो चीजें मैंने बता दी वो तो जनरली आपको पता ही होना चाहिए, वो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। वो कैसे पूछा जाएगा, अगर आपको साइज नहीं पता है, ठीक है, 1220 बाई 2440, तो वो पूछ लेगा इतनी शटरिंग है एरिया हमारे 500 स्क्वायर फीट है, ठीक है, 500 SFT है, ठीक। अब इसमें कितने प्लाई हमें यूज करने हैं, अगर आपको प्लाई का साइज ही नहीं पता तो आप क्या शटरिंग निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए आपका क्या है, ये साइज पता होना चाहिए। जब भी आप शटरिंग निकालोगे तो उसमें आपको वेस्टेज लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि जब भी प्लाईवुड की शटरिंग होगी तो वो कटिंग होगी उसमें, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा वेस्टेज भी जाता है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है इंटरव्यू के टाइम पे। अब सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा, शुड बी एयर टाइट। मैंने शुड बी से स्टार्ट इसलिए किया कि ठीक है बहुत लेंदी हो जाता है लिखने में, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा फॉर्म वर्क होगा, ठीक है, वो किसी का भी हो, जैसा मैंने बताया प्लाईवुड हो सकता है, मेटल हो सकता है, माइवान हो सकता है, कुछ भी हो, वो क्या होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट अगर नहीं होगा तो उससे क्या होगा, आपका स्लरी लीकेज करेगा, ठीक है। स्लरी लीकेज करेगा तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर जब भी यूनाइटेड नहीं रहेंगे आपका सीमेंट, सैंड, ठीक है, और कोर्स एग्रीगेट, ये अगर यूनाइटेड नहीं है तो आपको कंक्रीट की स्ट्रेंथ नहीं मिलने वाली। इसमें एक भी गायब हुआ तो आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ समझ लीजिए खत्म, ठीक है। तो ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। थर्ड पॉइंट क्या है, प्लाईवुड मेटल आर इक्विवेलेंट टू प्रोड्यूस सरफेस इन वन प्लेस, वियर एंड टियर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी शटरिंग हम यूज कर रहे हैं वो प्लाईवुड की हो, ठीक है, या फिर मेटल की हो, या फिर उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, माइवान का भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो ऐसा होना चाहिए कि आपको एक यूनिफॉर्म सरफेस दे, ऐसा ना हो कि वियर एंड टियर हो, ठीक है, अप एंड डाउन हो, वो एक यूनिफॉर्म सरफेस होना चाहिए। फिनिशिंग उसकी क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तभी हम उस मटेरियल को यूज करेंगे अपने साइड पे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक।
और चौथा पॉइंट इसमें कह रहा है कि इन इंटीरियर सरफेस मोल्ड ऑयल शुड बी यूज सच दैट नो स्टेन्स अपीयर्स इन कंक्रीट। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम प्लाईवुड की शटरिंग यूज करेंगे या फिर मेटल की यूज करेंगे, उसमें एक मोल्ड ऑयल आता है, ठीक है, ऑयल, उसको ऑयलिंग करनी होती है। कभी कभी क्या होता है कि लेबर उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल लगा देते हैं, उससे क्या होता है, नुकसान क्या होता है, जब हमारी शटरिंग खुलती है कंक्रीटिंग के बाद तो उसमें आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखेंगे, ठीक है, और बहुत गंदा लगता है। तो ये वही कह रहा है कि जो शटरिंग ऑयल है, ठीक है, वो इतना लगना चाहिए कि ताकि वो ब्लैक स्पॉट नहीं बने, वो सफिशिएंट सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमारा सरफेस स्मूथ दिखे, ठीक है। वो इसी के लिए होता है ताकि अगर आप ऑयल नहीं लगाइएगा तो मेटल का शटरिंग हो या प्लाई की शटरिंग हो, ठीक है, अगर एक दो बार यूज हो गया तो क्या उसमें सीमेंट चिपकेगा, ठीक है। प्लाई अगर नई है तो उसमें नहीं चिपकता, लेकिन जैसे जैसे उसका एक दो रिपीटेशन होता है तो उसमें क्या है, वो कंक्रीट चिपकने लग जाता है, फिर वो बहुत ही गंदा आता है सरफेस, ठीक। और पांचवा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्टर शैल एंश्योर लाइन एंड डायमेंशन टॉलरेंस, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि जो भी हमारा लाइन है कंक्रीटिंग की, ठीक है, जैसे बीम हो गया उसका लाइन, उसका बीम विड्थ, डेप्थ, ये सब डायमेंशंस का जो भी टॉलरेंस है 5 mm या 4 mm 7 mm जो भी है, ठीक है, एज पर कोडल प्रोविजन, तो उसका क्या इंश्योरिटी किसको करनी है, कॉन्ट्रैक्टर को। लेकिन एज ए इंजीनियर आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि उसको आप चेक करो लाइन डोरी से, ठीक है, वो लाइन में है कि नहीं है, उसका डायमेंशन चेक करो, बीम का विड्थ चेक करो, कॉलम का साइज चेक करो, गुनिया चेक करो, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, एक इंजीनियर की है, ठीक, इंश्योर करने की, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर तो लिख दिया, कॉन्ट्रैक्टर जाके वहां पे नहीं काम कराएगा खड़े होके, ठीक है, ये जिम्मेदारी इंजीनियर की होती है, ठीक। और इसमें छठा पॉइंट है फॉर्मवर्क शैल बी सपोर्टेड बाई स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉपरली ब्रेस्ड स्कैफोल्डिंग बोथ वेज वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इंश्योरिंग अनयील्डिंग स्ट्रॉन्ग वुडन और स्टील बेस प्लेट। इसमें यह कह रहा है जो भी हमारा फॉर्मवर्क होगा, ठीक है, उसमें जो भी हम स्कैफोल्डिंग करते हैं वो हॉरिजॉन्टली ब्रेस्ड होना चाहिए और वर्टिकली भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा उसमें जो भी शटरिंग हमने कर रखी है उसमें कोई फेल्योर ना आए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें वर्टिकल क्या लगाते हैं, स्टैंडर्ड या फिर कपलक बोलते हैं उसको, ठीक है, वो हमने लगा दिया, और नीचे हमारी क्या है, सॉइल है, वो लूज सॉइल है, ठीक है, हमने स्लैब में शटरिंग कर दी या बीम में शटरिंग कर दी। अब होगा क्या, जैसे ही आप कंक्रीटिंग करोगे, पोरिंग करोगे तो ऊपर से लोड पड़ेगा, ठीक है, कंक्रीट का तो लोड पड़ेगा, आपका लाइव लोड पड़ेगा क्योंकि उस टाइम लेबर भी होगी उस पर, तो उस पर लोड पड़ेगा तो क्या है, नीचे दबेगा, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, जनरली एक बेस प्लेट आता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, उसके ऊपर से ये अपना क्या होता है, कपलॉक होता है, ठीक है। इसका मैं डिटेल वीडियो हो सकता है 1-2 दिन में डालने वाला हूं, जो भी शटरिंग मटेरियल हम यूज करते हैं वो साइड पे कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, ठीक है, कपलॉक क्या होता है, लेजर पाइप क्या होता है, बेस प्लेट क्या होता है, बेस जैक क्या होता है, यू जैक क्या होता है, प्रोप्स क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको साइट पे दिखाऊंगा, हमारे साइट पे जो भी अवेलेबल मटेरियल है, किसका क्या नाम है, रीप किसको बोलते हैं, बत्ता किसको बोलते हैं, ये नहीं पता होता फ्रेशर्स को, ठीक है, या फिर अगर एक साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है तब भी बहुत लोगों को ये सारी चीजें नहीं पता होती हैं, ठीक है। इसको यूज कैसे करते हैं वो सारी डिटेल में बताने वाला हूँ 1-2 दिन में, ठीक। तो गाइस उसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलते रहेंगे। तो ये हो गया बेस प्लेट। अगर आप बेस प्लेट नहीं लगाओगे तो ये क्या होगा, मिट्टी में धंसेगा, लेकिन जैसे ही आप बेस प्लेट लगा दोगे, ठीक है, सॉइल अगर थोड़ी बहुत लूज भी है तो ये क्या हो गया, सरफेस इसका बढ़ गया, ठीक है। तो साइंस का रूल क्या कहता है, जैसे ही सरफेस आपका बढ़ेगा, ठीक है, तो उसकी जो प्रेशर लेने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे आप सुई कहीं चुभाओ तो आसानी से चुभ जाती है, उसकी जगह कोई मोटा सा कील लो वो उसकी अपेक्षा में कम धंसेगी, ठीक है। तो ये नियम है साइंस का, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, बेस प्लेट लगा देते हैं। अब देखिए 7वां पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाने वाला है, ठीक है, इंटरव्यू में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देख लेना और याद कर लेना, ठीक है। ये मेमोराइज करने वाली चीज है, ठीक। पहला पॉइंट क्या है इसमें, वॉल कॉलम एंड वर्टिकल फेसेस फॉर ऑल स्ट्रक्चरल मेंबर, ठीक है, यानी कि हमारा वॉल हो गया, कॉलम हो गया या बीम का जो साइड है, ठीक, उसकी जो डीशटरिंग हम करेंगे, ये सारे पॉइंट किसके हैं, डीशटरिंग के। अभी तो मैंने शटरिंग के बताया, और भी शटरिंग के पॉइंट्स हैं, लेकिन ये किसका पॉइंट है, डीशटरिंग का। तो उसका डीशटरिंग हम कितने दिन में करेंगे, कितने घंटे में करेंगे, उसका सारा डिटेल इसमें, ठीक है। तो जो हमारा वर्टिकल फेस है बीम का या फिर कॉलम है, ठीक है, या फिर शियर वॉल है या फिर वॉल है, ठीक है, इनकी डीशटरिंग हमें कितने दिन में करनी होती है, कितने घंटे में करनी होती है, वो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 24 घंटे, ठीक है। अगर वो सीमेंट कौन सा है हमारा, अगर ओपीसी सीमेंट है तो उसको हम कितने घंटे में करेंगे, 24। और अगर हमारा ओपीसी पीपीसी प्लस फ्लाई एश है तो उसका हम करेंगे 36 घंटे में डीशटरिंग।
अब यहाँ से देखिए कई क्वेश्चन बन गए। एक तो आपका क्लियर हो गया टाइमिंग का, आपको पता हो गया कि 24 घंटे में वर्टिकल फेसेस की डीशटरिंग करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें ये बन गया ओपीसी और पीपीसी से रिलेटेड कि हम साइड पे ओपीसी ही क्यों यूज करते हैं ज्यादातर। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि हम ओपीसी ही क्यों यूज करते हैं साइड पे, पीपीसी या फिर और भी जो पीएससी वगैरह आती है उसको हम क्यों नहीं यूज करते हैं। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो सेटिंग टाइम है, ठीक है, ओपीसी का वो बहुत कम होता है। यानी कि देखिए आप 24 घंटे में रिमूव कर सकते हो, ठीक, जबकि आपका जो कोड कहता है, आईएस कोड कहता है वो 18 से 24 लिखता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 24 घंटे, क्योंकि ये जनरल नोट्स है, ठीक है, ये आईएस कोड नहीं है। इन्होंने अपना एक कोडल प्रोविजन अलग से बनाया होता है जनरल नोट्स के नाम पे, ठीक है, वो साइट के लिए होता है, पर्टिकुलर साइट के लिए होता है। वो 24 की जगह 18 भी दे सकता था, लेकिन रिस्क कोई नहीं लेना चाहता साइट पे, ठीक है, इसलिए उन्होंने 24 घंटे दे दिया। बात कर लेते हैं किसकी, बीम की। जो हमें बीम की डीशटरिंग करनी होती है उसके सॉकेट की, अगर हमारा स्पैन 6 मीटर तक है तो उसमें हमें 7 दिन लगता है अगर ओपीसी है, ठीक है। अगर पीपीसी है तो उसमें कितने दिन लगता है, 9 दिन। लेकिन प्रोब्स हम फिर भी लगा के रखेंगे बॉटम में। अगर हमें प्रोब्स भी रिमूव करना है, ठीक है, तो उसमें देखिए कितना टाइम लगता है, 14 दिन और 21 दिन। अगर 6 मीटर तक है, अगर हमें प्रोब्स भी हटाना है बीम का, ठीक है, तो उसमें हमें 14 दिन का टाइम लेना पड़ेगा। अगर प्रोब्स नहीं हटाना है तो हम 7 दिन में डीशटरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पैन हमारा 6 मीटर से ज्यादा है तो उसके लिए आपको 21 दिन का टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको नोट करके रखनी है, इंटरव्यू में आपसे पूछे जाने वाला है, ठीक। ये सारे पॉइंट्स आप ओपीसी का याद करके रखिए, ठीक है। पीपीसी का अगर याद नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, आपको पीपीसी का ही बताना है, ठीक है, क्योंकि जनरली पीपीसी ही यूज होता है, ये बहुत ही रेयर केस में होता है, ठीक। तो ये सारी पॉइंट हो गए किससे, डीशटरिंग से रिलेटेड। अभी कुछ पॉइंट और बाकी रह गए, उसको हम देख लेते हैं। 8वां पॉइंट क्या कह रहा, शटरिंग सपोर्टिंग दी ओवरहैंग्स, यानी कि जो छज्जा होता है हमारा, कैनोपी होता है, ये सब शेल नॉट बी रिमूव्ड until sufficient balancing load over the bearing has been attained by building machinery or otherwise। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे छज्जा होते हैं, ठीक है, छज्जा आप समझते ही होंगे, नहीं समझते तो कोई नहीं बताएंगे किसी वीडियो में। छज्जा हो गया, हमारा कैनोपी हो गया, ठीक है, या फिर कैंटिलीवर हो गया, ठीक, ये जो भी हमारे स्ट्रक्चरल के पार्ट होते हैं, इसकी जो डीशटरिंग है हम तब तक नहीं करेंगे जब तक ये सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन नहीं कर लेते, या फिर हमारा अगर मेजनरी वर्क हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको रिमूव करेंगे। ये चीज हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। वो 7 दिन लगता है, 14 दिन लगता है, जितना भी टाइम लगेगा हमें देना पड़ेगा, ठीक। और इसमें 9वां पॉइंट क्या कह रहा, द शटरिंग ऑफ कैंटिलीवर बीम स्लैब शैल बी रिमूव्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ओवरहैंग एज। इसमें ये कह रहा जो भी हमारा कैंटिलीवर होगा, ठीक है, या फिर छज्जा है, जब इसकी हम डीशटरिंग करेंगे तो स्टार्ट कहां से करेंगे वो हम ध्यान में रखेंगे कि हम आउटर साइड यानी बाहर से स्टार्ट करेंगे। जो ओवरहैंग पोजीशन है, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, ये मान लीजिए कॉलम है, ठीक है, यहां से क्या गया हमारा, ये कैंटिलीवर है, इसकी जो डीशटरिंग है यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस वाले पोर्शन से, इधर से करते हुए हम इधर को आएंगे, ठीक है। ये बात इस बोलना के ध्यान में रखनी है। और 10वां पॉइंट क्या है, शटरिंग डिजाइन शुड बी अप्रूव्ड बाय स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, ठीक है, ये बहुत पहले मेरे को बता देना चाहिए था, ठीक है। ये 10वां पॉइंट है, इसमें ये कह रहा है कि जो भी हम शटरिंग यूज कर रहे हैं, जो भी शटरिंग का डिजाइन यूज कर रहे हैं, वो क्या है, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर अप्रूव्ड नहीं है तो आप यूज नहीं करेंगे। ये जो लास्ट पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए एज ए साइट इंजीनियर, ठीक है। जब आप साइट पे काम करते हैं तो ये पॉइंट आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, कैम्बर के बारे में, ठीक है। कैम्बर का कोडल प्रोविजन भी है, सीपीडब्ल्यूडी में भी दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप एक बार देख लेना। इसमें क्या है, मान लीजिए हमारी ये कोई सी बीम है, ठीक है, इसमें स्पैन इसका क्या है, मान लीजिए 6 मीटर या 7 मीटर जो भी है, ठीक है, ये स्पैन है। अब इसकी जब हम कास्टिंग करेंगे, कंक्रीट डालेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लोड पड़ेगा ना। वो बात अलग है कि आपने नीचे से सपोर्ट लगा रखा है, ठीक है, उसको काउंटर करने के, लेकिन इसमें होगा क्या, जो मिड पोर्शन है इसका, यहाँ पे क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, इसका मैक्सिमम यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे बेंड ज्यादा होगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या बेंडिंग ज्यादा आती है सेंटर पोजीशन पे। तब इसमें हमें क्या होता है, कैम्बर देना होता है। कैम्बर का मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे उठा देना होता है, ठीक है। जो हमारी शटरिंग होगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, देखिए, ठीक है। ये सेंटर पोर्शन पे हमारा 5 mm या फिर 10 mm, ठीक है, वो स्पैन पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिकली आपको पता लग जाता है एक आध कास्टिंग के बाद, या फिर अगर आपको पहले से पता है, कास्टिंग कराते आ रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस होल्डर साइड पे वो आपको बता देगा 5 mm उठाना है या 10 mm उठाना है, ठीक है। अगर
6 मीटर स्पैन का है तो जनरली हम क्या करते हैं 5 mm यहाँ पे क्या है, जब हम उसकी शटरिंग का लेवल करते हैं तो इसको 5 mm ऊपर करके रख लेते हैं, ताकि जब शटरिंग हो या थोड़ा बहुत दबे भी, ठीक है, तो हमें कितना मिल जाए, पूरा अपना एक लेवल में मिल जाए, ठीक है। तो ये होता है कैम्बर। ये एज पर CPWD के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए या फिर जो कोडल प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए साइट पे एग्जीक्यूट कराते वक्त। और इसकी इंश्योरेंस कौन लेता है, कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखने का। ठीक, ये बात समझ में आ गया। और जो हमारा कैंटिलीवर होता है उसमें भी हमें कैम्बर का ध्यान देना होता है, ठीक है, वो आपको ड्राइंग में दिया होगा, ठीक है, इधर में उठा के ही रखना होता है, ठीक है, क्योंकि इधर कोई सपोर्ट है नहीं, कैंटिलीवर में इधर सपोर्ट नहीं है ना, तो क्या करेगा, नीचे दबेगा। आपकी शटरिंग कितनी भी अच्छी हो, आप क्या करिएगा, प्रोप्सी तो लगा के रखेंगे, चांस आते हैं वो भी, उसमें भी चांसेस रहते हैं वो दबेगा, और वो दबना ही दबना है। इसके लिए हमें पहले से उठा के रख लेना होता है, 5 mm 7 mm 10 mm आपको कोड में दिया होगा, कहीं 20 mm भी दिया होता है, ठीक है, वो 1 मीटर में 5 mm या 2.5 mm, ठीक है, वो आपको ड्राइंग में मिल जाएगा, वो आपको वहां से देख के उसके अकॉर्डिंग करना होता है, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो हमें कोड प्रोविजन देख लेना होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो गए किससे, शटरिंग से या फिर फॉर्मवर्क से रिलेटेड। तो गाइस जब शटरिंग का वीडियो मैंने बहुत बनाया नहीं हुआ है, पहले ही वीडियो है, जब उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाना शुरू करूंगा तो एक एक पॉइंट का बीम वाइज या फिर स्लैब वाइज, शेयर वॉल वाइज सबका एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा, उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होता है, उसमें क्या क्या चीजों का हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। ये क्या है, जनरल नोट्स की बात अभी हम कर रहे हैं, मतलब जनरल बातें हैं, ये जो हमारी साइट पे यूज होती है वो जनरल बातें, ये आपको पता ही होनी चाहिए। और इंटरव्यू में जैसे मैंने बताया इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके, उनको भी ये अच्छी अच्छी चीजें मिल सके, ताकि इंटरव्यू क्लियर करने में कोई परेशानी ना हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।